क्या मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है सबको? यस सर। हाँ, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सबके? अरे क्या हाल चाल है? पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही है? हाँ चलिए, गैसेस का आप लोगों तुम लोगों ने सॉल्व किया? सबने सॉल्व किया सबने? अरे तो इतना डरी सहमी आवाज़ में क्यों? चलिए, जेई मेन का महीना शुरू हो गया आपका, ये अप्रैल 4 और जेई मेन का महीना है। इस पूरे अप्रैल में आपके कई सारे एग्जाम्स होंगे, फिर आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। चलिए, गैस स्टेट 11th का चैप्टर है। कुछ बेसिक बातें हमें ध्यान रखनी है कि गैस स्टेट में हम अडे गैस और रियल गैसेस की बातें करते हैं। अडे गैसेस वो होती हैं जो PV = nRT को फॉलो करती हैं, और अडे गैस की खास बात होती है कि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होता है। जितनी भी रियल गैसेस होती हैं वो अडे गैस को हर एक टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में फॉलो नहीं करती, और उनके लिए एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन लिखते हैं हम, वैन डर वाल इक्वेशन, ठीक है। चलिए आते हैं 2021 शिफ्ट टू 16 मार्च के सवाल पे। क्वेश्चन देखेंगे कि थोड़ा सा गैसियस, थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स, दोनों को ब्लेंड करके बनाने की कोशिश की गई है, और थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट का भी प्रयोग किया है। देखो जरा, 50 ग्राम आयरन Fe लोहा HCl के साथ रिएक्ट करके फेरस क्लोराइड प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोजन इवॉल्व करता है, और जो हाइड्रोजन इवॉल्व हुई ये एक्सपैंड करती है अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 बार। तो हमें बताना है कि इस प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा, वर्क डन ड्यूरिंग दिस एक्सपेंशन। तो हमें इस एक्सपेंशन के प्रोसेस में वर्क बताना है। देखिए, रिएक्शन को बैलेंस करोगे, रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो। Fe + HCl ये बना रहा है फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। चलिए, क्वेश्चन इतना ही है कि रिएक्शन के बाद फेरस क्लोराइड और H2 बनता है। अब जरा मुझे ये बताओ कि आयरन का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, +2 या +3? +2 ज्यादा स्टेबल है। SRP का डाटा देखिए तो लगता है कि एक को सोल्यूशन में आयरन का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट +2 है, और यहां पर वही +2 ऑक्सीजन स्टेट बन रहा है। अब HCl के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया गया है, हमें आयरन का आइडिया दिया गया है कि आयरन का 50 ग्राम लिया, और आयरन का एटॉमिक मास दिया हुआ है कि 55.85 U है, यानी ये तो एक एटम का मास है। हमें एक मोल एटम का मास बताना हो तो उसको कह सकते हैं कि 55.85। अच्छा, आयरन के मोल्स हो जाएंगे 50/55.85। ईश्वर, ऐसा डाटा क्यों दिया गया है भगवान जाने, पर ठीक है, डाटा ऐसा है तो हम इसको छेड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, यही डाटा कैरी आउट करेंगे। अब देखो, आयरन का अगर 1 मोल होता है, रिएक्शन बैलेंस है पूरी तरीके से, तो हाइड्रोजन के मोल्स हो जाएंगे 50/55.85। ये आ गए हाइड्रोजन के मोल्स, और ये हाइड्रोजन के मोल्स एक बार पे एक्सपैंड कर रहे हैं अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 बार। अब वर्क बताना है तो वर्क का तो फॉर्मूला होता है कि -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, या -P एक्सटर्नल इंटू V2 - V1। गैस का देखोगे कि गैस का इनिशियल मोल्स तो 0 है, गैस का फाइनल मोल्स जो आ रहा है वो है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि -P एक्सटर्नल इंटू फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस -0, यानी ये तो सीधा हो गया -P एक्सटर्नल इंटू वॉल्यूम ऑफ गैस। अब वॉल्यूम ऑफ गैस को लिखा जा सकता है कि ये -nRT के बराबर है, और -nRT जो होगा यहाँ पर वर्क डन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम n की वैल्यू पुट कर सकते हैं। n की वैल्यू पुट करें, R की वैल्यू 8.314 पुट करें, और टेम्परेचर की वैल्यू 298 केल्विन पुट करें, तो यहाँ पर वर्क कैलकुलेट करेंगे, और हमें वर्क को नियरेस्ट इंटीजर में रिपोर्ट करना है। अब देखो, क्वेश्चन में थोड़ा सा लूप छोड़ा गया है। एक्सपेंशन का वर्क है, नेगेटिव आएगा, तो या तो मेंशन करना चाहिए कि माइनस नेगेटिव के साथ जवाब दो, या तो फिर केवल मैग्नीट्यूड पूछना चाहिए। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा लूप छोड़ दिया गया है, पर आंसर जो मेंशन किया गया है, जेईई मेंस ने जो आंसर मेंशन किया था वो आंसर है 2218, यानी इन्होंने मॉड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क की बात की है। तो ऐसे सवालों में वर्क डन पूछा जा रहा है तो आपको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रिपोर्ट करना होगा। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। एक क्वेश्चन मेंशन
मेंशन किया गया है कि दो नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, एक है मीथेन जिसका मास है 6.4 ग्राम्स और दूसरी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड जिसका मास है 8.8 ग्राम। और दोनों गैसेस को हमने 10 लीटर के कंटेनर में रखा है 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमें बताना है कि प्रेशर कितना होगा, और ध्यान देना है कि प्रेशर की यूनिट हमें किलो पास्कल में पुट करनी है, यानी प्रेशर पास्कल में निकाल के हम उसको किलो पास्कल में रिपोर्ट कर देंगे। तो देखो जरा, गैस कार्बन डाइऑक्साइड का मास है 8.8, तो यहां से कह सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स आ जाएंगे 0.2 मोल्स, और मीथेन का मास है 6.4, तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास तो 16 होता है, तो मीथेन के मोल्स हो गए 0.4, टोटल मोल्स हो गए 0.6, तो टोटल मोल्स 0.6। आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं 25/3 8.314, तो एन आर और तापमान जो है वो 300 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन। अब वॉल्यूम की वैल्यू 10 लीटर में दे रखी है। वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम की वैल्यू अगर हम एसआई यूनिट में पुट कर दें, यानी 10 इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें, 1 लीटर में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, तो ये 10 की पावर -3, तो ये वैल्यू हो जाएगी पास्कल में। और अगर हमें किलो पास्कल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे? ये पास्कल में आ जाएगी वैल्यू, और किलो पास्कल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे? 10 की पावर -3 से डिवाइड करो, किलो पास्कल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना चाहिए? 1000 से डिवाइड करना चाहिए। ग्राम पता हो, किलोग्राम में जाना हो तो 1000 से डिवाइड करते हो। प्रेशर पता है पास्कल में, किलो पास्कल में अगर प्रेशर चाहिए तो 1000 से डिवाइड कर दोगे। तो ध्यान से देखो, हमने मास मिला था, मास से मोल्स निकालिए। आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन, तो ये nRT हो गया। अब अगर हम V से डिवाइड कर दे तो प्रेशर मिल जाएगा। प्रेशर हमें किलो पास्कल में चाहिए, तो वॉल्यूम जो लीटर में है उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया और 1000 से डिवाइड करके मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, तो ये वैल्यू पास्कल में आई, और 1000 से डिवाइड किया तो आंसर किलो पास्कल में आ गया। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स इन 20 ml ऑफ क्लोरीन गैस एट एसटीपी इज। नंबर ऑफ एटम्स पूछा जा रहा है 20 ml में, क्या करें? क्या? हाँ, गैस के मोल्स निकालो, क्लोरीन गैस के मोल्स निकालोगे तो 20 अपॉन ये तो 20 ml में है, तो इसको अगर हम लीटर में कन्वर्ट करें तो 20 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 22.4, तो ये तो हो गए मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस। अब अपने से पूछा जा रहा है एटम्स, एटम्स के मोल अगर चाहिए तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा, और एटम्स का नंबर चाहिए, मोल्स नहीं चाहिए, नंबर चाहिए। तो नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ क्लोरीन एटम विल बी, मोल्स तो इसका डबल हो जाएगा क्योंकि एक क्लोरीन एटम में एक क्लोरीन मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन के एटम होते हैं, तो नंबर बताना हो तो डबल करेंगे, मोल्स बताना हो तो डबल करेंगे, और Na यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मोल्स से नंबर मिल जाएगा। तो करने का तरीका ध्यान से देखो, मोल्स वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड करोगे तो गैस के मोल्स मिल जाएंगे, और गैस के मोल्स मिले पर गैस के मोल्स की जरूरत नहीं है, गैस के एटम्स की जरूरत है। तो एटम्स की जरूरत है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो गैस के एटम्स मिल गए, और इसमें Na से मल्टीप्लाई मतलब गैस के एटम्स के मोल्स मिल गए और Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर मिल जाएगा। तो ये अपना फाइनल जवाब हो जाएगा कि इतने नंबर ऑफ मोल्स, इतने नंबर ऑफ क्लोरीन एटम होने चाहिए। हो जाएगा सवाल? अब देखो, एक बुरी चीज आ रही है जो आनी नहीं चाहिए। ये ऐसे सवाल हैं और इसमें हमें जवाब नियरेस्ट इंटीजर में देना है और बहुत सारी कैलकुलेशन आ रही है, नियरेस्ट इंटीजर में रिपोर्ट करना है, कैलकुलेशन आ रही है। तो ऐसे केसेस में हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हम कैलकुलेशन स्किप नहीं कर सकते, हमें एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 11.2 होगा, फिर 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये वैल्यू 5.6 हो जाएगी,
और ये वैल्यू 10 बचेगी। अब हमें एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। अब देखो 6.022 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली डिवाइड करना पड़ेगा और डिवाइड करके हमें एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ेगा। अगर हमने एजम्पशन ले लिया, इसको 6 मान लिया, तो भी दिक्कत है। हो सकता है कैलकुलेशन में इतनी एरर इस 0.22 की बजाय इस 0.22 की वजह से वो डेसिमल क्रॉस करके नेक्स्ट डेसिमल पे पहुंच जाए, डेसिमल क्रॉस करके नेक्स्ट इंटीजर पे पहुंच जाए। तो जब भी कभी ऐसा कुछ आ रहा है और इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो तुम्हें एग्जैक्टली जो वैल्यू आ रही है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कुछ भी एजम्पशन यहां मत लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गैसियस साइक्लोब्यूटीन डाइमराइजेस टू ब्यूटाडाइन in or is a first order process which has a value of k। अरे ये तो काइनेटिक्स का सवाल है, जिसका रेट कांस्टेंट जो है वो 3.33 इंटू 10 की पावर -4 है एट 153 डिग्री सेल्सियस। तो हमें टाइम बताना है जितने समय में 40% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, रिएक्शन 40% कंप्लीट हो जाए, यानी t 40% बताना है। देखो जरा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में t को लिखते हैं हम कि 2.303 बाई के लॉग A0/80, ऐसा ही करते हैं। अगर रिएक्शन 40% कंप्लीट हो गई, यानी बची कितनी, रिएक्शन 40% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, 60% बचा हुआ है। यानी अगर इनिशियल कहा जाए कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 है, तो ये A0 0.6 A0 हो गया। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 है तो आफ्टर 60 सेकेंड जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो हो जाएगी 0.6 A0। यहां से A0 कैंसिल। अब देखो टाइम t को बता सकते हैं कि टाइम t इज 2.303 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 3.3 लॉग 0.6 को क्या हम 3/5 लिख सकते हैं? तो ये वैल्यू आ जाएगी log 5/3, log 5/3, और यहां log 5 की वैल्यू 0.6990 और log 3 की वैल्यू 0.4778। तो log 5 और log 3 की वैल्यू पुट करें तो यहां से हम टाइम बता सकते हैं। अब एक मिस्टेक हो सकती है क्योंकि ये सेकंड इनवर्स में दिया हुआ है, ये आंसर तो सेकंड में आएगा, और अगर हमें इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, इस आंसर को जो सेकंड में आएगा हमें इसको मिनट में ले जाना है, तो हमें इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आंसर जो रिपोर्ट करेंगे हम इसको सेकंड में रिपोर्ट कर रहे हैं, और मिनट में ले जाने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई इतना ग्राम एसिटाइलिन गैस एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड इतना प्रेशर इज। आसान सा सवाल है, कैलकुलेशन में फंस सकते हैं। हमें वॉल्यूम बताना है 50 डिग्री सेल्सियस पे, यानी टेम्परेचर हो जाएगा 273 प्लस 50 दैट इज 3572 और ये 323 केल्विन, और प्रेशर जो है वो 740 mm/Hg है, और इसको ATM में कन्वर्ट करें तो 760 यानी 37/38 ATM, 37/38 ATM। और गैस के मोल्स, एसिटाइलिन गैस बोलते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 4.75 अपॉन CH कार्बन 12 और 1 13, तो ये 26 हो गया। तो इतने मोल्स हैं इस प्रेशर पे, इस टेम्परेचर पे हमें गैस का वॉल्यूम बताना है। अच्छा, प्रेशर ATM में है और वॉल्यूम लीटर में रिपोर्ट करना है, तो R की वैल्यू 0.0826 यूज करनी है। अगेन कैलकुलेशन बनेगी कि V इक्वल्स टू nRT अपॉन P, वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेट कर लेना है। तो देखोगे कि गैस स्टेट से काफ़ी आसान सवाल आ रहे हैं, पर उनमें कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो थोड़ा हम कैलकुलेशन में थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करेंगे कि जो भी क्वेश्चंस आए उनमें हम कैलकुलेशन एग्जैक्टली कर पाएँ। हम कहीं पे भी एजम्पशंस नहीं लेंगे। ये देखो ये आ रही 4.75/26। अच्छा, 4.75 को
अगर हम चाहे तो हम इसको 4:3/4 ले सकते हैं, हम इसको 19/4 ले सकते हैं। Yes, sir. हम इसको 19/4 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, देखो कैसे 4 और 0.75 को 3/4 ले लो, ले सकते हैं। Yes, sir. तो ये 19/4 ये मोल्स आ गए। आर की वैल्यू देखो 0.0826 है, तो मैं इसको लिख रहा हूं 826 इंटू डेसिमल हटा के 10⁻⁻4 लिख सकते हैं, सही है। Yes. एन आर और टेम्परेचर जो है वो 323 है, और प्रेशर की वैल्यू देखो कितनी है, तो प्रेशर की वैल्यू आ रही है 37/38, तो 37/38। अब देखो ज़रा, अगर इसमें कुछ भी कैलकुलेशन हो पाए, कहीं पे अगर आप कुछ कैंसिल आउट कर सको तो उसको सॉल्व करो और आंसर बताओ। ठीक है, हाँ बताइए। तो आर की वैल्यू में भी हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, 1/12 नहीं, 1/12 मत पुट करो, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर में रिपोर्ट करना है। ठीक है, अगर सामने 4 ऑप्शन पड़े होते तो हम गैस कर सकते थे, पर इस बार गैस नहीं करना। ठीक है, इस बार गैस नहीं करना है, शायद कुछ कैंसिल हो। अगर हम 2 से कैंसिल करें तो ये 413 और ये 2 आ रही है वैल्यू, शायद देखो 37 से या 38 से कुछ भी हो पाए तो ठीक है, अदरवाइज हमें एग्जैक्टली कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो गैस स्टेट में जितने भी सवाल दिख रहे हैं वो ज़्यादातर सवालों में बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन दे रखी है। ठीक है, तो कैलकुलेशन लास्ट में जो आ रही है उस कैलकुलेशन को लास्ट में ले जाओ, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। जैसे यहाँ 38 और 19 मुझे लगा था कि कैंसिल हो जाएगा, पर ये भी कैंसिल होने से रहा। अच्छा, यहाँ पर 26 भी आएगा जो मैंने छोड़ दिया है, ये 26 भी आएगा। तो देखो, अगर कोई कैंसिल हो पा रहा है तो उसको कैंसिल करो, अदरवाइज एग्जैक्टली कैलकुलेट करना पड़ेगा। 37 से शायद ये 9 टाइम चला जाए, ये जा रहा है 9 टाइम, नहीं जा रहा है, 333 आ रहा है। ये जोड़ने में तो गलत नहीं किया मैंने, नहीं ये भी सही है। ठीक है, तो कुछ जानबूझ के पूरा डाटा दिया गया है, कुछ नहीं कर सकते हम। और आंसर भी कहा जा रहा है नियरेस्ट इंटीजर में रिपोर्ट करना है, मतलब अगर आंसर थोड़ा सा भी क्रॉस कर गया तो नियरेस्ट इंटीजर हो सकता है चेंज हो जाए। अगर आंसर मान लो 11.4 होता है तो नियरेस्ट इंटीजर 11 हो जाएगा, और 11.6 हो गया तो नियरेस्ट इंटीजर 12 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? Yes. तो एग्जैक्टली कैलकुलेट करना पड़ेगा। सही है, क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा कम कैलकुलेशन वाले सवालों पे आते हैं। एक नाइट्रोजन गैस फिल्ड है टायर्स में, और प्रेशर 30 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन पे प्रेशर है 35 psi, और पूछा जा रहा है कि टायर के फटने के लिए प्रेशर चाहिए 40 psi। 40 psi जब प्रेशर होगा तो टायर फट जाएगा। तो बताना है कि टेम्परेचर, इसके लिए मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, या किस टेम्परेचर पर ये टायर फटेगा। तो बता सकते हैं, टायर का वॉल्यूम कांस्टेंट है, गैस के मोल्स कांस्टेंट हैं, तो P = NR/V × T, तो P1/P2 = T1/T2। या सीधा ऐसा देखियो कि प्रेशर में जितने का इंक्रीज होगा उतना ही इंक्रीज प्रेशर में जितने % का इंक्रीज होगा, या प्रेशर की वैल्यू जिस फैक्टर से इंक्रीज करेगी, वॉल्यूम की वैल्यू भी उसी फैक्टर से इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर की वैल्यू भी उसी फैक्टर से इंक्रीज करेगी। तो प्रेशर होना है 35 से 40। तापमान देखोगे कि 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन से तापमान होना है T2। अब T2 की वैल्यू देखो, तो T2 की वैल्यू यहाँ कैंसिल करें तो ये 7/8 आ जाएगा। तो T2 की वैल्यू कह सकते हैं कि 300 × 8/7, तो T2 की वैल्यू 300 × 8/7 केल्विन आ जाएगी। और हमसे पूछा जा रहा है कि द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट विच दिस टायर विल बर्स्ट, तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी 2400/7 केल्विन, और इसमें से 273 माइनस करके डिग्री सेल्सियस में वैल्यू निकालनी है और उसको यहाँ पर रिपोर्ट कर देना है। आई बात समझ में? हेलो।
चलिए, ये शायद सरफेस केमिस्ट्री का सवाल है, भूया भट्ट का इधर आ गया है, और सरफेस केमिस्ट्री के साथ गैस स्टेट की भी बढ़िया ब्लेंडिंग है। देखो इसमें ऑक्सीजन गैस इतना ग्राम ऑक्सीजन गैस इतने ग्राम प्लैटिनम मेटल पर एड्सॉर्ब होती है। देन द वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन एड्सॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ द एड्सॉर्बेंट एट 1 atm एंड 300 Kelvin इन लीटर इज। तो देखो 1.2 ग्राम प्लैटिनम जो है ये एब्जॉर्ब करता है 3.12 ग्राम ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम प्लैटिनम जो है हमें पूछा जा रहा है द वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन एड्सॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्प्शन जो प्रोसेस होता है उसमें दो योग आते हैं, एक जिसके सरफेस पे ये एड्सॉर्प्शन हो रहा है, जिसके सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होता है उसको कहते हैं कि वो एड्सॉर्बेंट है, और जो एड्सॉर्ब होता है उसको कहते हैं कि वो एड्सॉर्बेट है। मतलब प्लैटिनम यहां एड्सॉर्बेंट का काम कर रहा है और ऑक्सीजन गैस जो एड्सॉर्ब हुई वो एड्सॉर्बेट का काम कर रही है। अब 1.2 ग्राम प्लैटिनम 3.12 ग्राम ऑक्सीजन एड्सॉर्ब कर रहा है, तो 1 ग्राम प्लैटिनम जो है वो 3.12 डिवाइड बाई 1.2 इतना ग्राम ऑक्सीजन एड्सॉर्ब करेगा। अब देखो इसकी वैल्यू अगर हम इसको देख सकते हैं 312 डिवाइड बाई 120 ग्राम। 12 से कैंसिल करने की सोचे तो 12 से कैंसिल भी हो जा रहा है, ये 10 टाइम कैंसिल होगा, और 12 2 जा 24 और 7 आ गया, तो ये तो 12 2 जा 24, यहाँ से 7 बचेगा और 7 2 यानी 12 7 जा 72, सॉरी 12 6 जा 72, यानी ये वैल्यू आ रही है कितनी, तो 2.6 ग्राम। तो इतना ग्राम ऑक्सीजन एड्सॉर्ब हो रहा है, इतना ग्राम ऑक्सीजन एड्सॉर्ब हो रहा है। अब हमें इस ऑक्सीजन का वॉल्यूम बता देना है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 2.6/32 और 0.0821 आर की वैल्यू 0.0821 NR। टेम्परेचर जो मेंशन किया गया है वो 300 केल्विन nRT अपॉन वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो 1 लीटर बोली गई है, सॉरी प्रेशर की वैल्यू जो है वो 1 atm बोली गई है, और यहाँ से आंसर जो आएगा वो लीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2.6/32 0.0821 इंटू 300 इसको सॉल्व करके हम ऑक्सीजन का वॉल्यूम बता सकते हैं। हो जाएगा? यस। हाँ, एक गैस ओबे करती है ये इक्वेशन PVm - B = RT। अब ये बताओ कि इस गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट हैं या अट्रैक्टिव फोर्सेस एब्सेंट है? एब्सेंट है। इसका Z 1 से ज्यादा आना चाहिए या 1 से कम आना चाहिए? 1 से ज्यादा। हमेशा इसका Z 1 से ज्यादा आना चाहिए। अब देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो PVm - PB = RT। RT से डिवाइड कर दें तो इसको लिख सकते हैं Z - PB/RT = 1, तो Z की वैल्यू आ रही है 1 + PB/RT। अब देखो अपने से पूछा जा रहा है del Z by del P, del Z by del P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये आ जाएगा। अगर डिफरेंशिएट करोगे कांस्टेंट टेम्परेचर तो B और RT कांस्टेंट है और P का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ रही है B/RT। और यहां पूछा जा रहा है कि X क्या है, तो X की वैल्यू 1 है। ठीक है, अगर कहा जाए कि गैस में Vm इज वेरी वेरी ग्रेटर देन B, अगर कोई दूसरा सवाल फ्रेम किया जाए Vm की वैल्यू B से बहुत बहुत ज़्यादा है, तो अगर Vm की वैल्यू B से बहुत बहुत ज़्यादा है और आइडियल गैस है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि P + A/Vm², और ये हो रहा है Vm, ये हो रहा है RT। यहाँ पर Z की वैल्यू क्या कहोगे? लेस देन 1। मॉलिक्यूल में केवल अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ऐसा मान के रखा है, और रिपल्सिव टेंडेंसीज यानी गैस के वॉल्यूम को इग्नोर किया है। यहाँ का Z बताना हो तो Z की वैल्यू आ जाएगी, इसको डिवाइड करोगे तो ये Vm से मल्टीप्लाई होगा तो PVm/RT तो Z हो गया, और इधर आ जाएगा 1 - A/Vm/RT। ठीक है, आई बात समझ में? यस। अगर अब इसका del Z अपॉन
डेल जेड अपॉन डेल वी एम पूछा जाए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वैल्यू कितनी आ जाएगी? A by RT A/RT × 1/VM², ये हो जाएगा A/RT/VM²। ठीक है, तो ऐसा सवाल पूछा गया था, उसको मॉडिफाई करके ऐसा भी सवाल बनाया जा सकता है। चलिए, इसमें गैस के बारे में, गैस की डेंसिटी के ग्राफ दिए गए हैं और अपने से पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन से ग्राफ आरडी गैस के लिए इनकरेक्ट हैं। तो आरडी गैस की डेंसिटी को लिखते हैं PM/RT। तो पहला वाला सही है क्या? तो D वर्सेस T सही है। Yes, sir. दूसरा वाला रॉन्ग है। तीसरा वाला D वर्सेस 1/T करेक्ट है। D वर्सेस P करेक्ट है। अगर हमें दो डिफरेंट गैसेस की डेंसिटी कैलकुलेट करने को बोला जाए तो कैसे कैलकुलेट करोगे? दो डिफरेंट गैसेस की डेंसिटी कैलकुलेट करने को बोला जाए डिफरेंट कंडीशंस पे, तो क्या करोगे? तो P, T और M यही तीनों चीजें वैरी करेंगी, तो D इज प्रोपोर्शनल टू PM/T। और अगर हम सेम गैस के बारे में कहें तो D इज प्रोपोर्शनल टू P/T, तो प्रेशर और टेम्परेचर को देख के हम डेंसिटी पे कमेंट कर सकते हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण सा सवाल है। देखो कितने आसान सवाल भी पूछे हैं। 1 मोल है हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन का, और एक इनक्लोज इन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम V और तापमान T रखा गया है। अगर हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर 2 atm होता है तो टोटल प्रेशर बताना है। हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर 2 atm होगा तो टोटल प्रेशर कितना होगा? तो सबके 1 मोल है। अगर हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर 2 atm है तो हीलियम का भी कितना होना चाहिए? 2। ऑक्सीजन का भी 2। टोटल प्रेशर विल बी 6 atm। देखो कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे ये दूसरा सवाल है, तो हमें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को एक बार देखना है। इस पे कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। चलिए, हाँ, ये देखिए एक स्फेरिकल बलून है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर का है, रेडियस है, और इसमें हीलियम गैस प्रेजेंट है और इस हीलियम गैस का प्रेशर इतना बार है। एट द सेम टेम्परेचर, तापमान सेम रखा गया है, और एक और स्फेरिकल बलून है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है और उसमें सेम अमाउंट गैस है, तो उसका प्रेशर कितना होगा? हाँ, तो पहले जो वॉल्यूम है उसको कह सकते हो कि वो 4/3 πr³। तो पहले के वॉल्यूम को अगर हम V माने तो जो दूसरा बलून बन रहा है उसका वॉल्यूम कितना बोल सकते हो? 4B। उसका वॉल्यूम 4B नहीं है, उसका रेडियस 4 गुना है। रेडियस 4 गुना है, वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 4/3 पाई 4r1 का होल क्यूब। आई बात समझ में? यस। रेडियस 4 गुना है तो वो 4r1 का होल क्यूब, तो 4 का होल क्यूब यानी 4 का डबल, 4 का स्क्वायर 16, और 16 4 जा 64 भी है। तो वॉल्यूम 64 टाइम हुआ, तो प्रेशर क्या हो जाना चाहिए? 1/64। तो प्रेशर शुड बी 1/64 ऑफ ओरिजिनल। PV इक्वल्स टू कांस्टेंट nRT, n कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट। तो PV का प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है, और अगर ये प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो प्रेशर अगर x फैक्टर से बढ़ेगा तो वॉल्यूम x फैक्टर से कम होगा। तो देखो P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ओरिजिनल का प्रेशर है 48 × 10⁻³ अपॉन 64। 16 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3/4 × 10⁻³ हो जाएगा। 3/4 को देख सकते हो 0.75, और 0.75 × 10⁻³ हमें कैसे रिपोर्ट करना है? अच्छा, 10⁻6 में रिपोर्ट करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 750 × 10⁻6 बार। कर सकते हैं? यस। हो जाएगा। हाँ, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड में 3 स्पीड्स आती हैं। सबसे पहली स्पीड आती है UMP,
इसको कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बताओ कितनी होती है? 2RT/m। इसके साथ एक दूसरी स्पीड आती है जिसको कहते हैं एवरेज स्पीड। ये हो जाता है कितना? 8RT/m। बहुत बढ़िया। और अगली स्पीड आती है रूट मीन स्क्वायर्ड स्पीड। ये होता है 3RT/m। चलो तीनों का सिग्निफिकेंस बताओ। UMP क्या होता है? वो स्पीड जो हाँ, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास जो स्पीड आती है उसको कहते हैं ये स्पीड। तो ये जो पीक आ रहा है कर्व का, ये कौन सी स्पीड है? UMP। तो ए जो है वो UMP है या VMP है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्पीड आती है उसको कहते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? तो ये सबकी स्पीड, मान लो N1U1 प्लस N2U2 प्लस N3U3, सबकी स्पीड का जो समेशन बन रहा है, इसी को कहते हैं कि ये एवरेज स्पीड आ रही है। U एवरेज इज 8RT/m। तो जो B पॉइंट है ये U एवरेज है, और URMS इज रूट मीन स्क्वायर्ड स्पीड। तो जो C पॉइंट आ रहा है वो रूट मीन स्क्वायर्ड स्पीड है। रूट मीन स्क्वायर्ड स्पीड का मतलब है कि सबकी स्पीड का पहले स्क्वायर करो, तो सबकी स्पीड का स्क्वायर करोगे तो U1 स्क्वायर इंटू N1, U2 स्क्वायर इंटू N2, सबकी स्पीड का स्क्वायर करो, उसका मीन लो और मीन लेकर फिर उसका स्क्वायर रूट ले लो, तो इस स्पीड को कहते हैं कि ये रूट मीन स्क्वायर्ड स्पीड है। रूट मीन स्क्वायर्ड स्पीड हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन में यूज होता है। गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितनी बोल सकते हो? 3/2 एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज 3/2 RT पर मोल। और अगर हम पर मॉलिक्यूल कहें तो कितनी हो जाती है? पर मॉलिक्यूल कितनी आ जाती है? 3/2 kT। और अगर हमें n मोल्स का चाहिए तो कितना हो जाता है? 3/2 nRT। अब देखो इसमें RT/m को हम क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? तो डेंसिटी, हाँ डेंसिटी इक्वल्स टू क्या लिखा था? PM/RT। तो RT/m को क्या लिख सकते हो? P/D। इसको हम P/D लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। Yes. अच्छा RT/m को, तो RT को लिख सकते हो कि PV/N है, हाँ ना? RT को तो ये भी लिखा जा सकता है ना कि, अच्छा डेंसिटी को भी लिख सकते हो कि डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, हाँ ना? डेंसिटी को मास बाय वॉल्यूम लिख सकते हो, या RT को PV/N लिख सकते हो। RT को अगर PV/N लिखोगे तो ये हो जाएगा PV/N into M। तो हम ये सारे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। RT/m इज P/D, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2P/D। अगर हम RT/m को PV/W लिखें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2PV/W, और 2PV/NM भी बन जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले इसी तरीके से बनाए जा सकते हैं, और ये सारे फॉर्मूले देखना है कि सारे फॉर्मूले को हम सूटेबल सिचुएशन में यूज करोगे। अगर केवल गैस बताई गई है कि ऑक्सीजन गैस है और उसका RMS स्पीड बताना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ऑक्सीजन गैस और उसका टेम्परेचर बता दिया गया है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? √3RT/m। ऑक्सीजन गैस का प्रेशर इतना है और मास इतना है और वॉल्यूम इतना है। प्रेशर, मास और वॉल्यूम दिया जाए तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। प्रेशर डेंसिटी दिया जाए तो ये यूज करोगे। प्रेशर, वॉल्यूम और मोल्स दिए जाए तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। अच्छा, सारी वैल्यूज कौन सी यूनिट में पुट करनी है? SI यूनिट में। अगर हमें स्पीड SI यूनिट में चाहिए, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड SI यूनिट में चाहिए, या कोई भी किसी भी यूनिट में चाहिए, तो पहले SI यूनिट में निकालो और फिर उसको कन्वर्ट करो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसी में डाटा चेंज करके तुमसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। चलिए, बढ़िया सवाल, थोड़ा सा अच्छा सवाल जो कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करता हो। 4 टेम्परेचर्स हैं, 200, 400, 500, 800, सॉरी टेम्परेचर्स नहीं है, 4 प्रेशर्स हैं, वेपर प्रेशर है,
और 3 गैसेस हैं या 3 लिक्विड्स हैं, ज़्यादा अच्छा से एक्स वाई जेड, ये 3 लिक्विड्स हैं। और लिक्विड का 293, 313 और 333 इन टेम्परेचर्स पे वेपर प्रेशर दिया हुआ है। बताओ ज़रा, सेम वेपर प्रेशर 200 वेपर प्रेशर अगर करना हो तो किसका टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ रहा है? 200 अगर वेपर प्रेशर करना है तो Z का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो Z का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, हाँ है ना? Yes, sir. Y का टेम्परेचर कम होना चाहिए और X का टेम्परेचर सबसे कम होना चाहिए। अब इसको देख के बताओ मुझे कि सबसे आसानी से वेपराइज कौन हो रहा है? वेपर में जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? X की है, Y की है या Z की है? X की है। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे कमजोर किस में है? एक्स में। X में है। तो X के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे कमजोर हैं, उसके बाद Y के हैं, उसके बाद Z के हैं। अब इसमें से बताना है कि इंटरफेरेंस कौन सा सही है। तो X हैज हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वाहियात बात है। X हैज लोअर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेयर टू Y, ये तो बात सही है। Y क्या Z भी बोल दो। Z हैज लोअर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन कंपेयर टू Y, नहीं, Z का तो सबसे ज्यादा है। तो केवल और केवल ये B वाली जो बात होगी वो सही होगी एंड करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड ऑप्शन। थोड़ा सा अच्छा सवाल बनाने की कोशिश की गई है पर बहुत अच्छा सवाल फिर भी बना नहीं है, हम आसानी से ऑप्शंस को जज कर पा रहे हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। पोटेशियम क्लोरेट, CiO3 को बोलते हैं क्लोरेट आयन। पोटेशियम क्लोरेट की बहुत जगह हीटिंग देखी है, इन्होंने नाम थोड़ा बदल के उससे सोडियम क्लोरेट शुरू किया। चलिए एक अच्छा प्रयास। अच्छा, इसको कहते हैं क्लोरेट आयन और इसको कहते हैं कौन सा आयन? ClO4- पर क्लोरेट आयन। और इसको कहते हैं ClO2- को कहते हैं हम क्लोराइट आयन, क्लोराइट आयन। और ClO- को कहते हैं हम, ClO- कौन है? Hypochlorite. हाइपोक्लोराइट। ब्लीचिंग पाउडर का मेन कंपोनेंट यही होता है। ये हाइपोक्लोराइट है, ये क्लोराइट है, ये क्लोरेट है और ये पर क्लोरेट है। किसी भी कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट के अगर 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिड बनते हैं तो हम जो मिड वाले 2 हैं इसमें से लोअर मिड को अस कहते हैं और हायर मिड को इक कहते हैं, और जो सबसे हायर होता है उसको कहते हैं कि वो पर इक है, और इसको कहते हैं कि ये हाइपो अस है। ठीक है, तो इस तरीके से नेमिंग चलती है। अब देखो जरा, तो ये NaClO3 को यूज किया जाता है स्पेसक्राफ्ट में, कुछ बड़ी बातें हो रही हैं, और इसका यूज किया जाता है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में। अच्छा, ऑक्सीजन का जो डेली कंजम्पशन है, एक मनुष्य जो है वो 492 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, और तापमान 300 केल्विन हो और प्रेशर 1 atm हो। ईश्वर, क्या हम एक दिन में इतना ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं? 492 मतलब लगभग 500 लीटर ऑक्सीजन, यानी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। अब क्या पूछा गया है कि द अमाउंट ऑफ पोटेशियम क्लोरेट इन ग्राम्स दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन फॉर डेली कंजम्पशन ऑफ ए पर्सन एट 1 atm। तो एक ऑक्सीजन, एक आदमी भर का ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए बताना है कि तुम्हें कितना पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज करना पड़ेगा या कितना पोटेशियम क्लोरेट यूज करना पड़ेगा। कोशिश बढ़िया है, बड़े बड़े फैंसी वर्ड्स यूज करके हमको थोड़ा सा प्रभावित करने की कोशिश की गई है, फिर भी तरीका आसान है। हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। एक आदमी 492 लीटर, वॉल्यूम मेंशन है, प्रेशर मेंशन है, तो प्रेशर की वैल्यू 1, वॉल्यूम की वैल्यू 492, तो पीवी की वैल्यू हो गई 1 × 492 अपॉन RT 300, और R की वैल्यू इन्होंने बोई रखी होगी 0.082। तो ये आ गए ऑक्सीजन के मोल्स। रिएक्शन देखो शायद बैलेंस है क्या? रिएक्शन बैलेंस है। ऑक्सीजन के एटम 3 हैं, इधर 2 और इधर 1, 3। क्लोरीन का एटम 1 और 1 बैलेंस है। आयरन का एटम 1, सोडियम का एटम 1 बैलेंस है। अब ऑक्सीजन के इतने मोल हैं तो पोटेशियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट की भी मोल्स इतने होने चाहिए।
और सोडियम क्लोरेट के मोल्स इतने हैं, तो सोडियम क्लोरेट का मास चाहिए। अब मास तो बता सकते हैं, सोडियम क्लोरेट का मास ही चाहिए कि मोल्स चाहिए? द हाउ मच अमाउंट ऑफ दिस इन ग्राम्स मास चाहिए। तो 492, अच्छा 300 में जो जीरो हैं उनको इनके साथ सेट करो, इनके साथ सेट करेंगे तो वो 3 और ये 8.2 हो जाएगा, और 8.2 को हम 82 कर दें इंटू 10 की पावर -1, ये आ गए इसके मोल्स। और मास चाहिए तो सोडियम का मास 23, क्लोरीन का 35.5 और ऑक्सीजन 3 है तो 48, ये इसका मास आ जाएगा। और इसको हम कैंसिल आउट करें कुछ कुछ, 6 ये 6 टाइम कैंसिल हो रहा है। चलिए बढ़िया, एक तो अच्छा काम किया इन लोगों ने, मूर्खों ने जो पेपर बनाया है वो ऐसा पेपर है जिसमें बहुत गणित करनी पड़ रही थी। चलिए 2020 8 जून, बढ़िया क्वेश्चन। ये 3 से ये 2 से कैंसिल हुआ, और ये 10 की पावर -1 जब ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर +1 हो जाएगा, तो 20 इंटू दिस। एक अच्छा सवाल, ठीक ठाक कॉन्सेप्ट, और बुरी वाली कैलकुलेशन भी नहीं कराई, ठीक है। फिर भी बढ़िया कोशिश है कि मोल कॉन्सेप्ट और साथ में गैस स्टेट दोनों को आपस में मिक्स करके क्वेश्चन फ्रेम किया है, बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है। चलिए देखते हैं, फिर से गैसेस के एड्जॉर्प्शन की बात की जा रही है। फिर से सवाल बनाने वाले ने एड्जॉर्प्शन का सवाल इधर डाल दिया। चलिए, पर हमने तो दोनों चीज़ें पढ़ रखी है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड तीनों गैसेस हैं, और एक बंद कंटेनर में है जिसमें चारकोल होता है। चारकोल तो एक बढ़िया एड्जॉर्बेंट का काम करता है, गैसेस को एड्जॉर्ब करता है, और गैसेस को एड्जॉर्ब करेगा तो देखेंगे कि गैसेस का प्रेशर ड्रॉप करेगा, और प्रेशर को ड्रॉप करेगा तो देखोगे कि कुछ देर बाद एड्जॉर्प्शन का इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, और इक्विलिब्रियम पर तो प्रेशर जाकर कांस्टेंट हो जाता है। तो अगर हम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और CO गैस वाले वेसल में चारकोल ऐड करेंगे तो चारकोल गैसेस को एड्जॉर्ब करेगा और प्रेशर को डिक्रीज करेगा, और प्रेशर डिक्रीज होते होते एक कांस्टेंट वैल्यू के अप्रोच कर जाएगी। और इस हिसाब से ये सेकंड वाला ग्राफ मुझे करेक्ट लग रहा है। ऐसे लीनियरली डिक्रीज करते जाए समय के साथ, ऐसा तो नहीं होगा। इंक्रीज, एड्जॉर्प्शन में तो गैसेस एड्जॉर्ब होती हैं, तो मोल्स घटेंगे तो प्रेशर तो घटना चाहिए, और ऐसा कह रहे हैं कि कुछ नहीं होना चाहिए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ तो होगा ही, ठीक है। चलिए, हाँ ये सवाल देखिए, ये सवाल मैंने भी देखा तो मेरा सर घूम गया कि डाटा ऐसा कैसे दिया है, पर ठीक है, ऑनलाइन पेपर है, 2019 का पेपर है, हो सकता है जिन लोगों ने ये मतलब उस टाइम पे क्वेश्चन आया है और मौखिक याद जैसा याद था उस हिसाब से डाटा बनाया गया है, और उस हिसाब से क्वेश्चन का डाटा लिखा गया है। आर्गन, नियॉन, अच्छा सीक्वेंस भी गड़बड़ लिखा है, नियॉन पहले लिखते हैं, आर्गन। चलिए मैं इसको आर्गन की बजाय गैस 1, गैस 2, गैस 3 और गैस 4 कह देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये डाटा मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। आर्गन का, क्रिप्टन का A, और ये देखोगे कि इसका B एकाएक बहुत कम कर दिया है, तो कुछ इसमें डाटा में गड़बड़ी है। फिर भी हम इनको भूल जाएं, मान लेते हैं 4 गैसेस होती हैं, तो कौन सी गैस का हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर आएगा? क्रिटिकल टेम्परेचर TC का फॉर्मूला क्या होता है? 8A/27 RB। अब A/B जिसके लिए ज़्यादा होना चाहिए उसी का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो बताओ ज़रा कि सबसे ज़्यादा A/B किसका हो रहा है? तो A सबसे ज़्यादा हो, B कम हो। देखो क्रिप्टन का, क्रिप्टन मत बोलो, वो क्रिप्टन डाटा गड़बड़ है, क्रिप्टन ना बोलिए। चलिए हम बोल सकते हैं गैस 3 का है, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा 3 और डाटा आता है, एक VC आता है। VC क्या होता है? 3B। अच्छा, और एक टर्म आता है PC। PC क्या होता है? A/27B²। और एक और टर्म आता है TB, A/RB। हाँ, इन सबका थोड़ा सिग्निफिकेंस समझते हैं।
TC क्रिटिकल टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिसके नीचे ही गैस को लिक्विफाई कर सकते हो, या ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर के टेम्परेचर पे गैस को कभी लिक्विफाई ही नहीं किया जा सकता है, उस टेम्परेचर को कहते हैं कि वो क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो ऐसा टेम्परेचर जिससे हायर टेम्परेचर पर कभी भी गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते, उस टेम्परेचर को कहते हैं हम कि वो क्रिटिकल टेम्परेचर है। ठीक है, और क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस, एक मोल गैस को लिक्विफाई कर, या क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस को लिक्विफाई करने के लिए जो मिनिमम प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, उस मिनिमम प्रेशर को कहते हैं कि वो क्रिटिकल प्रेशर है। और क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर की कंडीशन में एक मोल गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, उस वॉल्यूम को कहते हैं कि वो क्रिटिकल वॉल्यूम है। अच्छा, ये बॉयल्स टेम्परेचर क्या है? तो बॉयल्स टेम्परेचर पर देखेंगे कि गैस जो है वो लो प्रेशर रीजन में गैस का Z1 के बराबर होता है, और हाई प्रेशर रीजन में गैस का Z1 से ज़्यादा हो जाता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, और यहाँ एक तीसरी बात, यहाँ एक टेम्परेचर है बॉयल्स टेम्परेचर। तो बॉयल्स टेम्परेचर में देखोगे कि लो प्रेशर रीजन में गैस का जो Z है ये 1 के बराबर है, और हाई प्रेशर रीजन में गैस का Z ग्रेटर देन 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट्स की वैल्यू याद रखेंगे, काम आएगी। चलिए आते हैं इसी सिलसिले में अगले सवाल पे। अच्छा, वो डेटा मैंने इसलिए भी काटा है क्योंकि अगर ये डेटा सही है तो क्रिप्टन आसानी से लिक्विफाई हो जाना चाहिए ज़ेनॉन से। तो ये कुछ गड़बड़ी है, इस डाटा को सत्य मत मानो। हाँ, ये मान लो ये 4 गैसेस हैं बस। अच्छा, एक गैस है गिवन टेम्परेचर पे। अच्छा, इनमें फिर से वही नियॉन, आर्गन, ज़ेनॉन एंड क्रिप्टन, ये सारी गैसेस आइडियल गैस से डेविएट करती हैं, और इनका इक्वेशन ऐसा दिया गया है, P = RT / V - B, where B is van der Waals constant, then which gas exhibit the steepest increase in the plot of Z versus P? तो जरा P का प्लॉट ड्रॉ करो। तो Z इक्वेशन बनाओ पहले। तो Z = 1 + PB/RT आना चाहिए यहाँ पर। तो सबसे स्टीप प्लॉट किसका होना चाहिए? जिसका B ज़्यादा हो, और B तो साइज पे डिपेंड करता है। साइज किसकी ज़्यादा है? ज़ेनॉन की ज़्यादा है। तो ज़ेनॉन के लिए प्लॉट सबसे स्टीप होगा, और नियॉन सबसे छोटा है तो उसके लिए प्लॉट सबसे लेस स्टीप होगा। तो अगर 4 प्लॉट दिए जाए तो हम बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो उसके लिए स्लोप आ रहा है वो ज़ेनॉन है, और सबसे कम जिसके लिए आ रहा है वो नियॉन है। ठीक है, चलिए हाँ, फिर से van der Waals कांस्टेंट A और B देखे। A और B पे काफ़ी सवाल आ रहे हैं, और काफ़ी मज़ेदार सवाल आ रहे हैं। देखो, A और B की वैल्यू दे रखी है, और अपने से 4 स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। चलिए, इससे पहले हम थोड़ी सी बातें करते हैं। मान लो एक कंटेनर में हम गैस कंटेनर ऐसा लेते हैं जिसका फ्लेक्सिबल वॉल्यूम हो। चलो, गैस के मोल सेम है, टेम्परेचर सेम है। ठीक है, अब हम इसमें 2 गैसेस डाल रहे हैं। एक गैस ये नीली वाली गैस है, और दूसरी गैस ये ब्लैक वाली गैस है। अब तुम्हें ये बताना है कि अगर दोनों गैस का B सेम हो, B दोनों का सेम हो, B1 और B2 बराबर हो, और बाहर का प्रेशर भी दोनों आइडेंटिकल कंडीशन में रखी गई हैं, मतलब बाहर का प्रेशर भी बराबर है, तो अगर A1 की वैल्यू A2 से ज़्यादा होती है तो बताओ कौन सी गैस कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? गैस का B सेम है, मतलब गैस में जो रिपल्सिव टेंडेंसीज है वो बराबर है। अब जिस गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे, वो गैस के मॉलिक्यूल चिपकना चाहेंगे, आपस में करीब आना चाहेंगे, और आपस में करीब आना चाहेंगे तो वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ गैस 1 और वॉल्यूम ऑफ गैस 2, किसका वॉल्यूम ज़्यादा आना चाहिए? B2। मतलब अच्छा, ये हम दिखा तो रहे हैं एक ही बार में, पर ये 2 केसेस हैं। एक बार केवल ब्लू वाली गैस भरी है, और एक बार केवल ब्लैक वाली गैस भरी है। सेकंड सॉल्यूशन बताओ कि अगर दोनों का A1 और A2 बराबर हो,
तो और B1 की वैल्यू B2 से ज़्यादा होती है। तो अब बताओ कौन सी गैस ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? B1 वाली। गैस 1 ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। गैस 1 ज़्यादा वॉल्यूम क्यों ऑक्यूपाई करेगा? साइज बड़ा है उसका। रिपल्सिव टेंडेंसीज बी आ रहा है ना, बी की वजह से देखो, बी की वजह से मॉलिक्यूल्स के ये जो अवेलेबल वॉल्यूम है वो अवेलेबल वॉल्यूम कम हो जाएगा। मान लो इतना वॉल्यूम कम होता है ब्लू वाले के लिए, या गैस 1 के लिए इतना वॉल्यूम कम होता है, तो गैस गैस 1 के लिए अगर इतना वॉल्यूम कम हुआ तो वो गैस थोड़ी एक्सपैंड करेगी। अब गैस 2 के लिए जो वॉल्यूम कम हो रहा है वो थोड़ा कम हो रहा है, तो गैस 2 जो है वो कम एक्सपैंड करेगी या ज्यादा एक्सपैंड करेगी? कम एक्सपेंड। गैस 2 जो है वो कम एक्सपैंड करेगी, सो गैस 2 का वॉल्यूम कम होगा, गैस 1 का वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, अगर तीसरा केस ऐसा बोला जाए कि A1 की वैल्यू ज्यादा है A2 से और B1 की वैल्यू कम है B2 से, अब बताओ किसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए? सेकंड 1 का वॉल्यूम या सेकंड का वॉल्यूम? सेकंड 2 का। अरे सोच समझ के बात करो। 2 का ही। अरे गैस 1 में अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं, हाँ है ना, यस मॉलिक्यूल्स पास आएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स पास आएंगे तो ये कह रहा है कि 1 का वॉल्यूम कम होना चाहिए। ये वाला क्या कह रहा है? 1 का वॉल्यूम कम होना चाहिए। तो कुल मिला के सबसे कम वॉल्यूम किसका आना चाहिए? 1 का। तो V1 कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, V2 ज्यादा वॉल्यूम, गैस 2 ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। समझ में आई बात? यस सर। सही। अब देखते हैं, 2A का डाटा सेम है, ये सेम है और ये सेम है, और 2B का डाटा सेम है। ठीक है, और हमें बताना है कि कौन सा ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, कौन सा कम ऑक्यूपाई करेगा। अच्छा, जो वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेगा उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है, यस और जो वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम है। देखो ज़रा, गैस C विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम देन गैस A। गैस C तो दोनों का B तो सेम है ना। अब A देखना है, तो A जिसका ज्यादा है वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहिए। यस सर। दोनों का B सेम है, तो A जिसका ज्यादा है उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, तो उसमें मॉलिक्यूल्स पास आएंगे और उसमें कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहिए। तो गैस C विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम देन गैस A, ये तो सरासर गलत है। गैस C विल ऑक्यूपाई लेसर वॉल्यूम देन गैस A। सर सही है सर, वो सही है स्टेटमेंट। रुक जा थोड़ा सा। पहला स्टेटमेंट है कि गैस C विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम देन गैस A। सही बात है, गैस C तो मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा गैस A से, ये तो बात सही है। ठीक है, अपने को क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहां देखोगे कि दोनों का B सेम है, तो जिसका A ज्यादा होगा वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, यानी C गैस जो है वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो ये बात तो सही है, हाँ मैंने ये भी पढ़ लिया साथ में। गैस B विल बी मोर कंप्रेसिबल देन गैस D। ये पार्ट देखो, गैस B गैस और D गैस, B और D गैसेस में देखो जरा, दोनों का B बराबर है, दोनों का B बराबर है, तो कौन सी गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा? A बराबर है तो B को कंपेयर करो। A बराबर है दोनों का, गैस B और गैस D में A बराबर है दोनों का। तो अब B को देखो, B जिसका ज्यादा है वो मोर कंप्रेसिबल होगा। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ गैस B और वॉल्यूम ऑफ गैस D, बताओ किसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए? तो जिसका B ज्यादा है वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। यस देखो होता क्या है कि मान लो हमने आइडियल गैस को रखा, इमेजिन करो सिंपल तरीके से, आइडियल गैस को रखा हमने 1 atm प्रेशर पे, तो आइडियल गैस ने पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था, तो पूरा का पूरा वॉल्यूम अवेलेबल था, तो उस केस में इतना वॉल्यूम आया। अब अगर मैं रियल गैस ऐड करूंगा तो रियल गैस के कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो अनअवेलेबल हो जाएगा। मान लेते हैं ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम NB के बराबर है और ये अनअवेलेबल हो गया,
अब अगर इतना वॉल्यूम अनअवेलेबल हो गया तो ये गैस क्या एक्सपैंड करेगी या यहीं पे रहेगी? एक्सपैंड करेगी। और जितना वॉल्यूम यहां अनअवेलेबल हुआ है उतना वॉल्यूम एक्सपैंड करेगी, हाँ है ना? अब जिस गैस के यह वॉल्यूम ज्यादा अनअवेलेबल हुआ है वो गैस ज्यादा एक्सपैंड करेगी। समझ में आ रही है बात? यस सर। अब बताओ मुझे कौन सी गैस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, बी या डी? डी ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो किसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है? डी की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है और या बी की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है? किसको कंप्रेस करना आसान होगा? बी को कंप्रेस करना आसान होगा और डी को कंप्रेस करना मुश्किल होगा। तो गैस बी विल बी मोर कंप्रेसिबल देन गैस डी। स्टेटमेंट तो करेक्ट आ रहा है ये भी। गैस बी विल बी मोर कंप्रेसिबल देन गैस डी। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, गैस सी विल ऑक्यूपाई लेसर वॉल्यूम देन गैस ए। गैस सी की बात की जा रही है और किससे कंपेयर किया जा रहा है? गैस ए से। तो देखो जरा, गैस सी और गैस ए दोनों का बी बराबर है। ए जिसका ज्यादा है वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो सी गैस ऑक्यूपाइज लेसर वॉल्यूम देन गैस ए, ये तो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से सारे कमेंट्स को जस्टिफाई कर सकते हैं। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं Z और कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं कि कौन आसानी से कंप्रेसिबल है। जिसका Z जितना ज्यादा हो क्या वो आसानी से कंप्रेसिबल है या उसको कंप्रेस करना मुश्किल है? मुश्किल है। जिसका Z जितना कम हो उसको कंप्रेस करना उतना आसान है। ठीक है, तो Z का बढ़ना मतलब कंप्रेसिबिलिटी और मुश्किल होते जाना, और Z का कम होना मतलब इजीली कंप्रेसिबल होना। ठीक है, चलिए बाकी ऑप्शन इसी तरीके से आपको सेम वे में देखना है और सेम वे में डिसाइड कर लेना है। हो जाएगा ये सवाल? यस सर। चलिए, हमें कुछ प्लॉट दे रखे हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें से 1, 2, 3 में से कौन किसका प्लॉट है। कभी भी एक से ज्यादा गैसेस के प्लॉट दिए जाए तो आपको UMPS देखना है। UMP मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज 2RT/m। जिसका भी T/m ज्यादा होगा, जिसका बाई रूट T/m जितना ज्यादा होगा उसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड उतना ज्यादा होगा। तो तीनों गैसेस में आपको चेक करना है कि रूट T/m किसका ज्यादा आएगा। जैसे नाइट्रोजन गैस की जो T/m आएगा वो 300/28 आएगा। इसके ये जो आएगा T/m वो आ जाएगा 400/32 और इसके ये जो आएगा वो 150, 300/2 यानी 150। तो ये तो 150 आ रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ये वैल्यू देखो 400/32, 8 से कैंसिल करें तो ये 50/4 हो गया। 50/4 यानी ये रूट 12/5 12.5 हो रहा है। इसकी वैल्यू देखोगे कि 300/28, तो ये 10 से तो थोड़ा सा ज़्यादा है पर ये 11 से कम है, तो ये लेस देन रूट 11 है। ये इक्वल टू रूट 12.5 है और ये इक्वल टू रूट 150 है। तो जिसकी ये वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है उसका स्पीड सबसे ज़्यादा आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्पीड आनी चाहिए हाइड्रोजन वाले केस के लिए, उसके बाद आनी चाहिए ऑक्सीजन वाले केस के लिए, और सबसे कम स्पीड आ जानी चाहिए नाइट्रोजन वाले केस के लिए। तो इस तरीके से हम सारे केसेस में बता सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी एक से ज़्यादा गैसेस में कंपैरिजन पूछा जा रहा है और ये स्पीड दे रखी है तो हमें UMP देखना है और UMP इज प्रोपोर्शनल टू रूट T/m। यहां से हमें सॉल्व करना है। हो जाएगा क्वेश्चन? यस। चलिए देखिए, 5 मोल्स ऑफ एन गैस A एंड X मोल्स ऑफ गैस B एक्सर्ट ए प्रेशर ऑफ 200 पास्कल। टोटल प्रेशर दिया हुआ है 200 पास्कल। पास्कल में, किलो भी नहीं, केवल पास्कल। कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब, वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब, बहुत बढ़िया। और टेम्परेचर की वैल्यू 1000 केल्विन। ये बढ़िया डाटा के साथ क्वेश्चन दिया गया। गिवन R इज अ गैस कांस्टेंट इन दिस, तो हमें X की वैल्यू बतानी है। ये तो बड़ा ही आसान सवाल दे दिया। तो गैस के मोल्स लिखोगे, आप प्रेशर लिखोगे 200
वॉल्यूम जो है वो 10 मीटर क्यूब और n इंटू आर इंटू टेम्परेचर जो है वो 1000 केल्विन है। यहाँ से तो वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है, 10 क्यूब नहीं है, वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है। तो यहाँ से देखेंगे कि ये 200 और ये 1000 कैंसिल हो गया और ये 2/r इक्वल्स टू n आ गया और n को कह सकते हैं कि ये टोटल मोल्स यानी 0.5 प्लस x के बराबर है। यहाँ से x की वैल्यू r के टर्म में बता सकते हैं, हो जाएगा। यस हाँ, ये क्वेश्चन एक्चुअली में मोल कॉन्सेप्ट का है। देखो एक 10 मिलीग्राम इफरवेसेंट टैबलेट है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और ऑक्सैलिक एसिड है और ये रिलीज करता है 0.25 ml कार्बन डाइऑक्साइड एट 298.15 केल्विन एंड 1 बार। और अगर इसी सिचुएशन में CO2 का मोलर वॉल्यूम इतना होता है तो कितना परसेंट सोडियम बाइकार्बोनेट उस टैबलेट में था। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जब ऑक्सैलिक एसिड यानी H2C2O4 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा Na2C2O4 और साथ में बन जाएगा CO2। अब ध्यान से देखो, ऑक्सैलिक एसिड में जो कार्बन था वो तो ऑक्सीडेट में चला गया और जो भी कार्बोनिक सोडियम बाइकार्बोनेट में जो भी कार्बन था वो सारा CO2 में चला गया। अब CO2 के जो वॉल्यूम आया है, CO2 का वॉल्यूम आया है 25 इंटू 10 की पावर -3, 0.25 ml यानी 0.25 इंटू 10 की पावर -3 लीटर्स या 25 इंटू 10 की पावर -5 लीटर्स। और इसी कंडीशन में CO2 का मोलर वॉल्यूम 25 लीटर होता है यानी CO2 के मोल्स हो गए 10 की पावर -5 मोल्स। अगर CO2 के 10 की पावर -5 मोल्स हैं तो बताओ सोडियम बाइकार्बोनेट के कितने मोल्स होने चाहिए? 2 नहीं, उतने ही होंगे क्योंकि जो भी यहाँ पे था वो सारा CO2 में जा रहा है। चाहो तो रिएक्शन को बैलेंस करके भी देख सकते हो कि ये 2 आएगा, इधर पे 2 आएगा और साथ में पानी बन जाएगा। देखो सेम जा रहा है। यस तो कार्बोनेट इसके मोल्स अगर n बोल दिया जाए तो n की वैल्यू भी 10 की पावर -5 है और इसका मास बोला जाए तो 10 की पावर -5 इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास 84 है। और अपने से क्या पूछा जा रहा है? परसेंटेज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन द टैबलेट। टैबलेट का मास है 10 मिलीग्राम, तो परसेंटेज बताना हो तो 10 की पावर -5 इंटू 84 इंटू 100, ये तो ग्राम में है। मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन अपॉन टोटल मास, टोटल मास mg में है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करें इंटू 100। यहाँ से कैलकुलेट करें तो देखो कैलकुलेशन देखो क्या आ रही है, 10 वाले फैक्टर्स कैंसिल हो जा रहे हैं। यहाँ से 10 की पावर -3 बच रहा है, 100 और ये 10 की पावर -3 कैंसिल आउट करो, सारी चीज़ें कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आसानी से कर सकते हैं। हाँ, बस ये ध्यान देना था कि सोडियम बाइकार्बोनेट टैबलेट और साथ में ऑक्सैलिक एसिड है तो ऑक्सैलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो सारा का सारा सोडियम बाइकार्बोनेट से आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि एक ओपन वेसल है 27 डिग्री सेल्सियस पर और उसको हीट करते हैं until 2/5 of the air has escaped from the vessel। हमने एक खुला कंटेनर लिया और उसको हीट किया। मान लो इस खुले कंटेनर में मोल्स थे n और ये था 300 केल्विन पे और हमने इसको हीट कर दिया किसी टेम्परेचर T पे और इसमें कितना मोल्स एस्केप कर गए? तो 2/5 ऑफ द एयर हैज बीन एस्केप्ड। जो भी एयर था उसका 2/5 एस्केप कर गया, यानी कितना बचा हुआ है? 3/5 यानी 3/5 n बचा हुआ है। अच्छा, जो भी गैस बची, अच्छा कंटेनर का वॉल्यूम V है और जो भी गैस इस कंटेनर में बची होगी उसका प्रेशर तो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ही होना चाहिए। तो यहां पर कहोगे कि PV = N × R × T1। यहां N को N1 कर दें
यहाँ पर भी कहेंगे कि पी वी इक्वल्स टू एन टू इंटू आर इंटू टी टू। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, एन वन आर टी वन इक्वल्स टू एन टू आर टी टू, क्योंकि दोनों पी वी के इक्वल हैं। आर आर कैंसिल हुआ तो एन वन बाई एन टू इक्वल्स टू टी वन, एन वन बाई एन टू इंटू टी वन इक्वल्स टू टी टू, एन वन बाई एन टू, तो ये n था और ये 3/5n, यानी ये तो 5/3 हो गया, और तापमान 300 केल्विन है तो T2 की वैल्यू आ रही है 500 केल्विन। यानी जो भी गैस बचेगी उसका वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर होना चाहिए 500 केल्विन, नॉट सेल्सियस, नॉट एनी अदर यूनिट, इट विल बी 500 केल्विन। समझ में आया? यस। चलिए, कुछ गैसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर दिए गए हैं और सब बताना है कि सबसे कम एड्जॉर्प्शन किसका होगा। देखोगे जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है, इसका मतलब उस गैस को लिक्विफाई करना उतना आसान होता है, और इसका मतलब होता है कि उस गैस में उतने स्ट्रॉन्ग वंडर वाल इंटरेक्शंस हैं, और इसका मतलब है कि वो गैस चारकोल या किसी के सरफेस पे फिजिकली उतनी ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी। तो जिस गैस का ए सबसे ज़्यादा है उसका टीसी ज़्यादा होता है और उसका एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। अब हमें बताना है कि मिनिमम एड्जॉर्प्शन हो यानी मिनिमम टीसी हो, तो टीसी मिनिमम हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन का सरफेस पे एड्जॉर्प्शन सबसे कम होगा और सबसे ज़्यादा एड्जॉर्प्शन सल्फर डाइऑक्साइड का होगा। ठीक है, चलिए 2019 शिफ्ट 2 का सवाल है कि वॉल्यूम ऑफ गैस ए इज ट्वाइस देन वॉल्यूम ऑफ गैस बी। ए का वॉल्यूम is twice the volume of gas B, and the compressibility factor of gas A is thrice that of gas B, thrice that of gas B at the same temperature. The pressure of the gases for equal number of moles are. तो हमें गैसेस के प्रेशर के बारे में रिलेशन बताना है। वॉल्यूम का आइडिया दिया गया है, Z का आइडिया दिया गया है। अब Z को क्या लिखते हो? PV अपॉन RT, PVM अपॉन RT। तो ZA अपॉन ZB इसको लिखेंगे PVM ऑफ A अपॉन PVM ऑफ B। Z ऑफ A एंड Z ऑफ B देखो, Z ऑफ A एंड Z ऑफ B, तो A बाई B का रेशियो तो 3 आ जाएगा। प्रेशर ऑफ, अच्छा वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ बी, तो ये प्रेशर ऑफ ए अपॉन प्रेशर ऑफ बी, और वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ बी, इसका रेशियो आ गया, ए बाई बी का रेशियो आ गया 2 के बराबर। तो प्रेशर में रिलेशन बता सकते हैं कि 3PB इक्वल्स टू 2PA, 3PB इक्वल्स टू 2PB, सॉरी उल्टा हो गया, 3PA इक्वल्स टू 2PB, पर अपना है 3PB इक्वल्स टू 2PA, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, हो चलिए, ये आज का सेशन के क्वेश्चंस खत्म हो गए। चलिए, आपको गैसेस में अगर कोई डाउट है या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो बोल सकते हो, पूछ